हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं 24 जून के एडिटोरियल सेशन की। तो वही हमारा अंदाज होगा। हम बात करेंगे वोकैबुलरी की, ग्रामर की, कॉम्प्रिहेंशन की। हम बात करेंगे कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीखा जा सकता है और कैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीखा जा सकता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। डोंट लिमिट योर सेल्फ। अपने आप को आप लिमिटेड ना करें, अपने आप को आप लिमिट में ना बांधें, अपने आप को कन्फाइन ना करें। खुलकर सामने आएँ। जो आप सोच पाएंगे वो आप कर भी पाएंगे। तो सबसे पहले तो बड़ा सोचिए, और जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना ही बड़ा आप करने की हिम्मत भी रखते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का एडिटोरियल सेशन आपके सामने है। आशीष क्लासेस ऐप इस प्रकार से आपको दिखता है जब आप इसको डाउनलोड करते हैं। और आज से एक बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जैसा कि मैं बताता रहता हूं कि हर वेंसडे को एक बैच स्टार्ट होता है। रजिस्टर हो सकते हैं आप यहां पर। और देखिए, इसके लिए बता दूं मैं कि क्या आपको यहां पे बेनिफिट्स हैं। एक एडिटोरियल जो आपको यहां पे 5 बजे मिलता है यूट्यूब पर, वही एडिटोरियल ऐप पर आपको मिल जाता है लगभग 12-1 बजे के करीब। और एक और एडिटोरियल मिलता है शाम को 8 बजे। साथ में पीडीएफ जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ भी उपलब्ध है। तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, आप ज़रूर से विजिट करें, देखें। आज का एडिटोरियल है वो है अनडिज़ायरेबल एक्विटल। ये इसका टाइटल है। किस बारे में है? तो ये ऑनर किलिंग आपने सुना होगा। अपने सम्मान के लिए, अगर मान लीजिए जनरली हम देखने में आता है कि समाज में युवक युवती प्रेम में पड़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन उनके माता पिता उस समय चुप रहते हैं, लेकिन बाद में ऑनर किलिंग सामने आती है। अपने सम्मान को बचाने के लिए वो लोग हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार की बातें इसमें मिलेगी। ये कहानी है कौशल्या और शंकर की। ये कहानी है तमिलनाडु के एक टाउन की। और इससे संबंधित देखो काफ़ी सारी मूवीज़ भी बॉलीवुड ने बनाई है। सैराट एक मूवी है, SAIRAT। एक मूवी है आक्रोश, एक मूवी है खाप, एक मूवी है NS10। कुछ इस प्रकार की चीज़ें ही इन मूवीज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी शंकर और कौशल्या की है। कौशल्या के पिता चिन्नास्वामी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे शंकर की हत्या करवा दी थी काफ़ी सारे गुंडे भेजकर, और ये सब कैमरे में कैद भी हुआ। लेकिन अब यहाँ पे ये विषय क्यों हमने उठाया है, क्यों ये एडिटोरियल के अंदर आया है? तो एडिटोरियल में वही चीज़ें समाहित की जाती हैं, वही चीज़ें लाई जाती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इसलिए क्योंकि कोर्ट ने अभी चिन्नास्वामी को रिहा कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि कोई षड्यंत्र की वजह नहीं थी। कोर्ट ने माना है कि षड्यंत्र इसके पिता कर ही नहीं सकते थे। कुछ आधार कोर्ट के पास ऐसे रहे होंगे, तो उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, अंडरलाइंड पार्ट है, वो सब सब्जेक्ट के रूप में है, उसकी वर्ब मैं बता दूंगा। जो भी ब्लू कलर में है वो सब एक्स्ट्रा डिस्कशन हमें करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये सेशन ज़रूर से आप एंड तक देखें, और एंड तक देखना भी चाहिए। वैसे ये कहानी है पूरी, आपको समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से, और वैसे सारे शायद समझ में आपको आ रहे होंगे। टेलीग्राम को भी आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में, और उससे आप हमारे चैनल आशीष क्लासेज जो हम बात करते हैं, इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर के नाम से सर्च करोगे तो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर से सर्च कर लीजिए, या फिर आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ये लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप मिस कर देते हो, कई बार यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो उस स्थिति में टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहेंगे तो वहां से सीधा आप कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको हर सूचना मिलेगी जो भी आपको मिलता रहता है। पीडीएफ वगैरह भी उपलब्ध करवाता हूं मैं, समय समय पर बता दूंगा। जिसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप ज़रूर से उस चैनल से जुड़ जाएँ। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। देयर इज़ अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक। इससे पहले बता दूं मैं कि ये चीज़ क्या है। अनडिज़ायरेबल तो एडजेक्टिव है, ठीक है। अनडिज़ायरेबल एक्विटल, एक्विटल यहाँ पे नाउन का काम करेगा। एक्विटल जो शब्द है इसका मतलब तो होता है दोष मुक्ति। एक्विट से बना है एक्विटल। किससे बना है? एक्विट से। तो दोष मुक्ति को बोलते हैं। अनडिज़ायरेबल का मतलब अवांछनीय, जो कि नहीं चाहा जाता है। तो ऐसा दोष मुक्ति है जो किसी ने नहीं चाहा था। ठीक है, तो इस मामले में सजा होनी चाहिए थी जो कौशल्या है उसके अनुसार। उसके पिता की रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। इसको भी, इस लड़की को भी पसंद नहीं आया कि कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो ये अनडिज़ायरेबल एक्विटल है। एक्विट का ऑपोजिट जो होता है वो होता है कन्विक्ट। ये भी नोट करेंगे आप। एक्विट जो शब्द है इसका ऑपोजिट होता है कन्विक्ट। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष लगाना, और एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो ये अनडिज़ायरेबल एक्विटल है। इसका मतलब ये अवांछनीय एक्विटल है। ऐसा नहीं चाहा गया था कि ये इसकी रिहाई हो जाए। तो देयर इज अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक ओवर द मद्रास हाई कोर्ट्स जजमेंट एक्विटिंग अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग द हीनस मर्डर ऑफ ए दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर। छोटा सा एक पैराग्राफ है, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है
वो अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक, एक्चुअल में सब्जेक्ट ये वाला है, ठीक है। और इसके लिए एक आपको दे रखा है एडजेक्टिव, ये दोनों नाउन थी, डिसबिलीफ एंड शॉक, इसको देखकर अंडरस्टैंडेबल एक एडजेक्टिव दिया हुआ है। डिसबिलीफ एंड शॉक को कुछ इस प्रकार से ट्रीट किया गया है कि ये पेयर वर्ड हो, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, जैसे विस्की एंड सोडा होता है, जैसे हैंड एंड ग्लव होता है, उसी तरीके से ट्रीट किया गया है। इसी कारण से यहाँ पे आप देखेंगे तो इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। अब आपका अगला प्रश्न ये हो सकता है, कोई चैनल पर अगर नया हो तो प्रश्न ये हो सकता है कि यहाँ इज कैसे लगाया, आगे क्यों नहीं लगाया। तो इसका कारण है देयर। जब भी आप देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन का मतलब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं। तो ये वर्ब जो है उन सब्जेक्ट से पहले आ गई। तो देयर इज अंडरस्टैंडेबल डिसबिलीफ एंड शॉक, तो कह रहा है कि समझ में आने योग्य अविश्वास और जो शॉक, शॉक का मतलब सरप्राइज, तो यहां पे कह रहा है कि डिसबिलीफ और शॉक की स्थिति है, ठीक है। अविश्वास की स्थिति है, शॉक की स्थिति, बिल्कुल स्टन रह गए जिसने भी सुना। ओवर द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट, किस बात को लेकर यहाँ पे शॉक है, किस बात को लेकर डिसबिलीफ है, तो ये मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको लेकर ये डिसबिलीफ है, उसको लेकर ये शॉक है। एक्विटिंग ए मैन, और जजमेंट में क्या था आगे दे रखा है, एक्विटिंग ए मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग द हीनस मर्डर, ऐसे व्यक्ति को रिहाई का आदेश दिया गया है, ऐसे व्यक्ति के रिहाई का निर्णय दिया गया है जो कि गिल्टी पाया गया था। गिल्टी किस चीज का, ऑर्डरिंग द हीनस मर्डर ऑफ अ दलित यूथ, किस व्यक्ति ने आदेश दिया था जघन्य या सीरियस काइंड ऑफ को बोलते हैं हीनस। हीनस एक एडजेक्टिव है क्योंकि OUS इसमें दे रखा है। तो जघन्य अपराध, जघन्य हत्या के लिए आदेश दिया था। किसकी हत्या, एक दलित युवक की, मैरिड टू हिज डॉटर, वो दलित युवक जिसने इसकी लड़की से विवाह किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखने योग्य बात क्या है, देखो यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर में हैं, जजमेंट और जजमेंट दोनों स्पेलिंग पॉसिबल है। JUDGMENT करोगे तो भी परफेक्ट है, और अगर आप JUDGEMENT करोगे तो भी सही है, कोई गलती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गिल्टी के साथ में ऑफ लगता है। जब भी दे रखा हो कि गिल्टी है तो किस चीज का गिल्टी है, तो वहां पे लगेगा ऑफ। जब भी दे रखा हो आपको कि गिल्टी है और किस चीज का गिल्टी है, तो वहां पे प्रयोग किसका करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। हीनस जो शब्द है, हीनस का मतलब मैंने कहा कि क्रूर होता है, जघन्य होता है, एडजेक्टिव है। इसके लिए सिनोनिम्स कुछ दिए हैं, ओडियस, विकिड, एट्रोशियस, हॉरिबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। भयानक, बहुत ही क्रूर, जघन्य, इस अर्थ में लगता है। और जनरली ये एक कोलोक्वियल भी है। कोलोक्वियल का मतलब ये होता है कि आमतौर पर कुछ वर्ड्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि कमिट मिस्टेक है तो मिस्टेक के लिए कमिट ही एक कोलोक्वियल वर्ड के रूप में आता है। वैसे ही क्राइम के लिए, अगर क्राइम कोई भी मर्डर है, क्राइम है, कुछ भी है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हीनस शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक मैरिड के साथ में टू, देखो जनरली एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है कि उसने विवाह किया, इससे किया, तो बिना कोई प्रेपोजिशन की यूज कर सकते हो। यहां तो क्या है कि यूथ जिसका विवाह हुआ था उसकी डॉटर से। अब ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहां पे अगर ये होता, यहां पे सब्जेक्ट ये बन के और फिर कर देते हम कि दलित यूथ ने विवाह किया उसकी डॉटर से, तो मैरिड के बाद में टू लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसने क्या किया है, इसने सेंटेंस को सब्जेक्ट नहीं बनाया दलित यूथ को, इसने क्या किया है कि हीनस मर्डर ऑफ ए दलित यूथ, हीनस मर्डर ऑफ ए दलित यूथ, ये एक पार्ट कर दिया। फिर वो दलित यूथ जिसका विवाह इससे हुआ था, तो ये इसने क्या किया है, पोस्ट पोज एडजेक्टिव के रूप में लिया है। तो इस कंडीशन में टू का प्रयोग है, मतलब पोस्ट पोज एडजेक्टिव का मतलब है कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव का लगना, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पे टू का प्रयोग है, वरना टू लगाने की जरूरत नहीं थी। तो मैरिड के साथ में टू लगेगा जब पैसिव वॉइस होगा, जब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, हमने सीखा कि देयर से स्टार्ट होगा तो फिर आप इन्वर्जन लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद में मिलेगा, उसको देखकर वर्ब पहले लगाएंगे। तो इसको देखकर देयर के बाद में इज है, और इज डिसबिलीफ और शॉक को देखकर है। तो अविश्वास और शॉक की स्थिति बनी और समझ में आने योग्य स्थिति बनी, किसको लेकर, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर। जजमेंट क्या था, आगे दे रखा है कि जजमेंट ये आया कि एक व्यक्ति को रिहा कर दिया गया, वो व्यक्ति जो कि दोषी था, किस चीज़ का दोषी था, ऑर्डर देने का, आदेश देने का, कि इसने जघन्य हत्या का आदेश दिया। और हत्या किसकी करवाई, एक दलित युवक की, जो कि जिससे उसकी लड़की का विवाह हुआ था। बात समझ में आ गई। तो ये सब कुछ इसके अंदर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो हीनस शब्द आपको दे रखा है ना, तो हीनस, सॉरी, ये जो गिल्टी ऑफ प्रेपोजिशन है तो ING लगेगा, ऑर्डरिंग दे रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हीनस का हमने बात कर ही ली कि एडजेक्टिव है। एक यूथ की बात याद रखिए कि यूथ जो है वो दोनों तरह से काम आता है। यूथ कॉमन नाउन भी होता है, अगर आप इसको कॉमन नाउन के रूप में लोगे तो फिर यूथ का मतलब युवक, युवती, तो फिर यूथ के बाद में यूथ्स भी हो सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। इसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी लेते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया युवावस्था,
ठीक है। अगर युवावस्था के रूप में हो तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, अगर युवक के रूप में हो तो इसका प्लूरल बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इस स्लाइड में हमने सीख ली है। नेक्स्ट बात करें, देखिए, while the lower court after an expeditious trial had awarded the death sentence to B. Chinnaswamy in the sensational उदुमलापेट शंकर मर्डर केस। यहाँ पे कुछ चीजें देखो, ये जो उदुमलापेट है ना, ये पता नहीं क्या मैं प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, ये टाउन का नाम है तमिलनाडु के, है ना। और शंकर है वो उस युवक का नाम है जिसकी हत्या का आदेश दिया गया था, और चिन्नास्वामी है वो कौशल्या के पिता का नाम है, ठीक है। इन्होंने सुपारी दे दी थी एक प्रकार से कि इसको मारना है, और साथ साथ में हमला इसकी बेटी पर भी हुआ था। बेटी बच गई थी लेकिन ये इनका देहांत हो गया था, तो उसी के बारे में है। वाइल द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का मतलब निचली अदालत, ये तो हाई कोर्ट का फैसला आया है, मद्रास हाई कोर्ट का। निचली अदालत ने जबकि आफ्टर एन एक्सपेडिशियस ट्रायल, एक्सपेडिशियस भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि OUS से एंड है, ट्रायल हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगाते हैं, तो एक्सपेडिशियस हो गया एडजेक्टिव। एक्सपेडिशियस के बारे में समझ लें कि एक्सपेडिशियस होता क्या है, स्पीडी, स्विफ्ट, क्विक या प्रॉम्प्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज। तो कह रहा है कि भी निचली जो अदालत है, आफ्टर एन एक्सपेडिशियस ट्रायल, ट्रायल का मतलब मुकदमा है, तो एक बहुत ही स्विफ्ट ट्रायल, मतलब जल्दी से सुनवाई की, जल्दी से निर्णय दे दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सपेडिशियस ट्रायल। हेड अवॉर्डेड, अब ये हेड अवॉर्डेड है वो इसको देखकर, ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर हेड अवॉर्डेड है। तो लोअर कोर्ट ने हेड अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सजा, सेंटेंस का वाक्य भी होता है लेकिन सजा भी होती है, तो इसने क्या किया, डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया। अब यहां पे एक चीज सीख सकते हो, ये क्लोज टेस्ट में काम आती है चीजें, कि आपसे भाई क्लोज टेस्ट में दे दिया कि भी डेथ सेंटेंस दिया है और ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, और फिर आपको ऑप्शन दिए जाते, फिर गेव आता, ठीक है ना, एक यहाँ पे अवॉर्डेड दे दिया, एक रिवॉर्डेड दे दिया, इस प्रकार से कुछ 4 ऑप्शंस होते हैं। तो फिर आपको लगता कि अवॉर्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अवॉर्ड तो पुरस्कार देना होता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि अवॉर्ड यहाँ पे प्रॉपर वर्ब है सेंटेंस देने के लिए, डेथ सेंटेंस देने के लिए, मृत्युदंड हो या दंड कुछ भी हो, अवॉर्ड कर सकते हो आप। तो कह रहे निचली अदालत ने एक बहुत तेज मतलब बहुत तेजी अपनाते हुए या रैपिड डिसीजन देते हुए, स्विफ्ट डिसीजन देते हुए, हैड अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस टू बी चिन्नास्वामी। इसने क्या किया था, निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, किसको, बी चिन्नास्वामी को। इन द सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब सनसनीखेज, सेंसेशनल का मतलब सनसनीखेज। अब ये देखो NAL आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और ये उदुमलापेट ये जो है कस्बा है, यहाँ का जो शंकर मर्डर केस हुआ था उसकी बात है। तो ये सनसनीखेज मर्डर केस जो हुआ था उसमें बी चिन्नास्वामी को मृत्युदंड दिया गया था निचली अदालत के द्वारा, और यहाँ पे ये है, ये बहुत ही स्विफ्ट मुकदमे के बाद में ये फटाफट मतलब सुनवाई कर दी थी मुकदमे में और सजा मिल गई थी। द हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, हाई कोर्ट सिंगुलर है, इसका मतलब हैज आ गया, हैव नहीं आ सकता, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, इसलिए देखो रूल्ड है। तो हाई कोर्ट ने यहाँ आदेश दिया है दैट नो कॉन्स्पिरेसी, मतलब निर्णय दिया है एक प्रकार से कि नो कॉन्स्पिरेसी हैज बीन प्रूव्ड, कि कोई भी षड्यंत्र सिद्ध नहीं हो पाया है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ और हैज बीन प्रूव्ड है, ये वर्ब हो गई इसको देखकर। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र को बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम्स प्लॉट, इंट्रीग, मैशिनेशन, प्लॉय। मैशिनेशन है, मैकिनेशन नहीं है, ठीक है। इंट्रीग है, इंट्रीग्यू नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिएगा। प्लॉट, इंट्रीग, मैशिनेशन, प्लॉय, प्लॉय का चाल होता है, इसके लिए स्ट्रेटेजम, ट्रिक, गैम्बिट ये सब पढ़ते आते हैं हम लोग। तो ये षड्यंत्र है, तो कोई भी षड्यंत्र प्रूव नहीं हो पाया, चूंकि हैज बीन प्रूव्ड है, पैसिव वॉइस बनाया गया है। वैसे तो कॉन्स्पिरेसी ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि वर्ब किसको देखकर लगाते हैं उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इस लिहाज से नो कॉन्स्पिरेसी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि निचली अदालत ने बी चिन्नास्वामी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, किस केस में, शंकर मर्डर केस में, ये सनसनीखेज मर्डर केस है, इस मर्डर केस में, ठीक है। और ये सजा कब सुनाई, एक फटाफट इसने ट्रायल जो हुआ था, मुकदमा हुआ था, तो बहुत जल्दी सजा सुना दी थी। फिर हाई कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग दी है, हाई कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय दिया है कि कोई भी षड्यंत्र जो है वो सिद्ध नहीं हो पाया है, इसलिए इनको रिहा करने का निर्णय लिया है। इसके बाद में बात करें तो इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग दैट एन एम्ब्लेमेटिक केस ऑफ मर्डर अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द SC इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द ऑनर ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए नैरेटिव विदाउट एन ऑथर। इट इज इंडीड डिसअपॉइंटिंग, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ठीक है। एम्ब्लेमेटिक के सब्जेक्ट है, वर्ब हम निकालेंगे, नन सब्जेक्ट है, वर्ब हम निकालेंगे।
तो इट इज इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, डिसअपॉइंटिंग का निराशाजनक, तो ये वास्तव में निराशाजनक है। दैट की एन एम्ब्लेमेटिक केस, एम्ब्लेमेटिक का मतलब प्रतीकात्मक, केस पता ही है, केस नाउन है, एम्ब्लेमेटिक एडजेक्टिव है, क्योंकि एन बताता है कि ये कौन सी चीज क्या है। जब आप आर्टिकल के बाद में वर्ड्स काउंट करते हो, दो ही शब्द दे रखे हैं, तो पहला शब्द कहलाएगा एडजेक्टिव, दूसरा शब्द कहलाएगा नाउन। तो ये जो प्रतीकात्मक केस है किसका, मर्डर का, हत्या का, अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ द एससी, किसके खिलाफ, तो शेड्यूल्ड कास्ट के एक सदस्य के खिलाफ। एससी का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति है, दलित ये युवक था शंकर, उसकी बात कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द ऑनर, और किसके नाम पर, इन द नेम ऑफ का मतलब किसके नाम पर। कई बार आप देखते हो कि कोई भिक्षा मांगता है तो उसको बोलते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह, है ना, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो ये वो है, इन द नेम ऑफ का मतलब हो गया के नाम पर। प्रिजर्विंग, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन लग रहा है तो आईएनजी लगना ही था। प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षित करना, सुरक्षित करना, क्या चीज, द ऑनर, सम्मान, ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट, किसका सम्मान, एक प्रभावशाली कास्ट। ये थेवर, एक THEVAR, थेवर कम्युनिटी के थे ये, कौन, बी चिन्ना स्वामी, और जबकि शंकर था वो दलित युवक था, निचली जाति से था, इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट था, इसी कारण से ऑनर किलिंग ये हुई। तो कह रहा है एससी इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग द ऑनर ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट, तो किस नाम पर, अपने सम्मान को बनाए रखने के नाम पर, सम्मान किसका, डोमिनेंट कास्ट का, उच्च जाति का, हैज बीन रिड्यूस्ड। अब ये हैज बीन रिड्यूस्ड किसके लिए है, एम्ब्लेमेटिक केस। ये जो प्रतीकात्मक केस है वो रिड्यूस हो गया, वो मतलब घटकर बन गया। कोई चीज बहुत लंबी है उसको घटाकर ये बना दिया गया तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड टू, और कहां तक घटाकर बनाया गया है उसके लिए टू लगा है। नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब कहानी, एक प्रकार से स्टोरी, तो ये कहानी बनकर रह गई विदाउट एन ऑथर, एक ऐसी कहानी जो बगैर लेखक की कहानी है, किसी लेखक ने नहीं लिखी है। ऑथर का मतलब लेखक, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है यहां से कि ये वास्तव में एक डिसअपॉइंटिंग बात है, ये वास्तव में निराशाजनक है कि कोई एक एम्ब्लेमेटिक केस जो है, एक प्रतीकात्मक केस है मर्डर का, अब यहां से उठा लीजिए आप, बाकी आगे अगर बात नहीं करें, मैं अगर कह रहा हूं कि यहां से ड्रॉप कर दें और एम्ब्लेमेटिक केस ऑफ मर्डर को सीधा जोड़ दें इस चीज से, हैज बीन रिड्यूस्ड टू ए नैरेटिव विदाउट एन ऑथर, है ना। तो कह रहा है कि जो ये बहुत ही निराशाजनक है, वास्तव में निराशाजनक है, डिसअपॉइंटिंग है कि जो प्रतीकात्मक केस है मर्डर का, हत्या का जो प्रतीकात्मक केस है वो अब रह गया है एक कहानी बनकर, और कहानी कौन सी कहानी, जो बगैर लेखक के लिखी गई कहानी है, ऐसी कहानी से कोई लेखक नहीं है। और बीच में कहा है मर्डर किसके खिलाफ था, तो मर्डर जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के एक मेंबर के खिलाफ रचा गया था, किस नाम पर, ऑनर को प्रिजर्व करने के नाम पर। प्रिजर्व का संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना। सम्मान को बचाने के नाम पर, सम्मान किसका, डोमिनेंट कास्ट का, प्रभावशाली जाति का। डोमिनेंट भी एडजेक्टिव है, कास्ट यहां पे नाउन है। ये भी आप समझ सकते हो, आर्टिकल से, आर्टिकल के बाद दो शब्द हैं, पहला शब्द होगा एडजेक्टिव, दूसरा शब्द होगा नाउन। आगे आ जाइए, नन अदर देन 5 हायरलिंग्स अननोन टू द विक्टिम हैज बीन फाउंड गिल्टी। हायरलिंग काफी अच्छा वर्ड है। हायरलिंग का मतलब होता है भाड़े के टट्टू कह सकते हो, पैसा लेकर काम करने वाले कह सकते हो, सुपारी किलर कह सकते हो। हायरलिंग का मतलब नौकर भी होता है, मीनियल वर्क करने वाला, जो बहुत ही निम्नतम स्तर का काम करता है, जो नौकर होता है, सर्वेंट टाइप का व्यक्ति, उसको भी हायरलिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सुपारी किलर के रूप में याद रखें। नन अदर देन, अदर के साथ में देन लगता है, याद रखेंगे। अदर के साथ साथ आप याद रखेंगे रेदर। अदर और रेदर के साथ, दोनों के साथ में क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, ये बात याद रखना। अदर और रेदर के साथ में देन लगाते हैं। तो कह रहा नन अदर देन 5 हायरलिंग्स, तो कह रहा है कि और कोई नहीं, केवल 5 जो सुपारी किलर्स थे जिनको भेजा गया था, जो भाड़े के टट्टू थे, जिनको पैसा देकर काम करवाया गया था। बी चिन्ना स्वामी ने, बी चिन्ना स्वामी तो वैसे भी गुंडे का सा नाम लगता है, मूवीज वगैरह में आप देखते हैं। तो चिन्ना स्वामी ने भेजे 5 गुंडे, उन 5 गुंडों को ही केवल और केवल गिल्टी पाया गया, बाकी नहीं। और ये 5 गुंडे जो थे, ये कह रहे हैं अननोन टू द विक्टिम। विक्टिम का मतलब पीड़ित, पीड़ित का मतलब शंकर हो गया, शंकर पे हमला हुआ था, तो शंकर को तो पता भी नहीं था ये 5 है कौन, ठीक है ना। इस कारण से अननोन टू दिया है। एक बात याद रखना कि नोन और अननोन के साथ में बाई नहीं लगता है, टू लगता है। तो विक्टिम को पता ही नहीं था कि ये 5 लोग हैं कौन, केवल इनको ही दोषी करार दिया गया है, इनके अलावा और किसी को भी दोषी नहीं पाया गया है। ये जो हैज बीन फाउंड गिल्टी है वो तो नन को देखकर है, इसीलिए मैंने नन को हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है, इसी कारण से यहाँ पे हैज बीन फाउंड गिल्टी दे रखा है। हैज बीन फाउंड गिल्टी वैसे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी बन रहा है, क्योंकि हैज के साथ में बीन है और फिर थर्ड फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो और किसी को दोषी नहीं पाया गया है, केवल दोषी किसको पाया गया है, केवल 5 जो गुंडे थे, 5 जो पैसा लेकर काम करने वाले थे, उन्हीं को। और ये वो लोग थे जो कि विक्टिम को जानकारी भी नहीं थी कि लोग हैं कौन, केवल इन्हीं को सजा हुई है, ठीक है। आगे देखिए,
आगे कह रहा है द डेथ सेंटेंसेस, डेथ सेंटेंसेस सब्जेक्ट है, हैव बीन कम्यूटेड तो ये वर्ब हो गई, वी शंकर सब्जेक्ट है और हैड सकम ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। सकम का मतलब क्या है वो नीचे दे रखा है आपको। तो कह रहा था देयर डेथ सेंटेंसेस, उनकी जो मौत की सजा है, देयर डेथ सेंटेंसेस उनकी जो मौत की सजा है, हैव बीन कम्यूटेड टू ए लाइफ सेंटेंस, किन की मौत की सजा, जो 5 हायरलिंग्स थे, 5 जो सुपारी किलर्स थे उनकी बात है, उनकी जो डेथ सेंटेंसेज हैं, मौत की सजा है, हैव बीन कम्यूटेड, चूंकि सेंटेंसेज सजाएं है ना, तो ये प्लूरल बन रहा है, इस कारण से हैव है, चूंकि पैसिव वॉइस है इस कारण से बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम्यूट का मतलब क्या है, कम्यूट देखो एक तो होता है डेली यात्रा करना जिससे कम्यूटर बनता है, कम्यूटर मतलब रूटीन पर कोई यात्रा करता है, कोई जैसे ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया तो डेली का रूटीन है उसका उस तरीके से जाने का, उसको कम्यूटर बोलते हैं। एक कम्यूट का मतलब है रिड्यूस करना, सजा को घटा देना। तो इनकी सजा पहले तो क्या थी, मौत की सजा सुनाई थी, डेथ सेंटेंस दिया था, लेकिन इनकी सजा को कम करके क्या कर दिया गया, लाइफ सेंटेंस कर दिया गया, उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। विदाउट रिमिशन फॉर 25 ईयर्स, रिमिशन का मतलब है रिडक्शन, रिमिशन का मतलब है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट, छूट कह सकते हो, एक प्रकार से छूट, कटौती। तो इसमें 25 साल की सजा इनको हुई है बिना कोई कटौती के, बिना सजा में कटौती के, बात समझ में आई। तो ये उनकी जो मौत की सजा है, जो 5 हायरलिंग्स थे उनकी मौत की सजा है, उसको घटाकर कर दिया गया है लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद में, है ना। और ये भी बगैर किसी कटौती के, मतलब 25 साल की सजा इनको हुई है बगैर उस सजा में कटौती के, मतलब वो टाइम कम नहीं किया गया, लेकिन मौत की सजा को हटाकर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया है। वी शंकर हैड सकम टू, सकम के 2 मतलब होते हैं। सकम एक तो होता है घुटने टेकना, आत्मसमर्पण करना, एक सकम का मतलब होता है हार मान जाना, जिंदगी मतलब किसी की अगर चली जाए तो उसको भी सकम बोलते हैं, है ना। एक तो घुटने टेकना होता है, एक जान गंवा देना होता है। तो वी शंकर हैड सकम टू, अब हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म ही लगती और सकम के साथ टू लगता है। सकम के देखो जब घुटना टेकना, आत्मसमर्पण करना, ये सब मीनिंग होते हैं, तो कैपिचुलेट, यील्ड, सबमिट, सरेंडर, गिव इन, आप इन से रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब हो गया आत्मसमर्पण करना। यहां पे इसका मतलब क्या है, मर जाना। तो वी शंकर, उस लड़के का नाम जिससे कौशल्या की शादी हुई थी, वी शंकर हैड सकम टू एज मैनी एज 33 इंजरीज। अब यहां पे एज मैनी एज की क्या जरूरत पड़ गई, मैनी से काम क्यों नहीं चला, क्योंकि 33 दे रखा है। अगर ये संख्या नहीं होती तो मैनी लगा देते, भाई मैनी के द्वारा क्या हमें पता लग जाता है क्या कि कितने लोग हैं। मैनी इनडेफिनेट चीज़ों को बताता है, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, बट 33 दे दिया है, इसका मतलब निश्चित संख्या तो है ही, लेकिन आप एम्फेसाइज करना चाहते हो इसको, इस कारण से एज मैनी एज का प्रयोग है। 33 इंजरीज, 33 यहाँ पे चोटें आई। इन्फ्लिक्टेड, इन्फ्लिक्ट का मतलब एक्सपीरियंस करना है, पीड़ित होना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वी शंकर जो है उसने हार मान ली, उसने जिंदगी मतलब अपनी कह सकते क्विट कर दिया, या फिर वो मर गया। क्यों, क्योंकि यहां पे 33 चोट आई थी, 33 चोट आई थी, इन्फ्लिक्टेड अंडर द गेज। इन्फ्लिक्ट का मतलब इसने एक्सपीरियंस किया था, चोट लगी थी इसको अंडर द गेज ऑफ सीसीटीवी कैमराज। और जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो सीसीटीवी कैमरा की मतलब कह सकते हो नज़र में हुआ। गेज का मतलब वैसे नज़र को बोलते हैं, गेज का मतलब निहारने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गेज है वो सब्जेक्ट बन रहा है। तो सीसीटीवी कैमराज वहाँ लगे हुए थे मार्केट प्लेस में, वहाँ उसमें सारी फुटेज आई थी कि 33 चोटें उसको लगी थी वी शंकर को। कहाँ की बात है, एट ए बिजी मार्केट प्लेस, एक व्यस्ततम स्थान था, मार्केट प्लेस था वहाँ पे। कहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूँ, पढ़ना नहीं आ रहा मुझे, ये उदुमालपेट टाउन है तमिलनाडु का, वहाँ पे इन तमिलनाडु में इन मार्च 2016, कब की बात है, मार्च 2016 की बात है। तो मार्च 2016 में उदुमालपेट जो टाउन है तमिलनाडु का, यहाँ पे बीजी मार्केट प्लेस है, इसमें कैमरा के अंदर ये सब कुछ फुटेज आई हैं कि 33 चोटें उसको आई थी वी शंकर के, और उसके कारण वो मर गया था। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सकम के सिनोनिम्स हमें देखने थे, सकम के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है वो समझना था, रिमिशन का मतलब क्या है वो देख लिया, देयर डेथ सेंटेंसेस सब्जेक्ट है, हैव बीन के साथ में हमने वर्ब को लगाया है, कम्यूट का मतलब क्या होता है वो हमने समझ लिया। आगे बात करते हैं। द एसेलेंट्स ग्रीवियसली अटैक्ड, एसेलेंट्स का मतलब आक्रमणकारी, जो हमला करता है, हमलावर, ये सब्जेक्ट है। ग्रीवियसली यहाँ पे एडवर्ब है, अटैक यहाँ पे वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए कौन लगता है, एडवर्ब लगता है। अटैक जब वर्ब होता है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, और ये बात हम काफ़ी बार डिस्कस कर भी चुके हैं। व्हेनेवर अटैक हैज़ बीन यूज्ड
as a verb then we need not use any preposition after it, but if it is used as a noun then we can place on as preposition. Both the things should be borne in mind. याद रखिएगा इस चीज को. The assailant grievously attacked. Grievously क्या चीज है? Grievously का मतलब है severely, intensely, badly, painfully. दर्दनाक ढंग से, बहुत ही इंटेंस तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से. तो हमलावरों ने उसकी वाइफ कौशल्या पर, ये वी शंकर की वाइफ, चिन्नास्वामी की बेटी, इस पर भी बहुत ही गंभीरता से कहें, बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही कह सकते उग्र तरीके से हमला किया. चिन्नास्वामी डॉटर, आगे दे रखा कॉमा लगा के कि ये कौन है, ये चिन्नास्वामी की बेटी है. आगे कह रहा है फॉर्चुनेटली शी सर्वाइव्ड, सौभाग्य से, है ना, सौभाग्य से वो बच गई. सर्वाइव्ड का मतलब यहां पे बच जाना है कि वो बच गई, मार इसने झेल ली, ये मरी नहीं, इसका पति मर गया, तो सौभाग्य से ये बच गई. हर करेजस डिस्पोजिशन, डिपोजिशन. डिपोजिशन जो होता है ये एक प्रकार से बयान है. रिटर्न के अंदर आपने बयान दे दिया, उसको बोलते हैं डिपोजिशन. करेजस का मतलब है साहसपूर्ण, ये एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है. और उसका जो साहसिक बयान है अगेंस्ट हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के खिलाफ, एंड फेलो मेंबर्स, और उनके साथी सदस्यों के खिलाफ, ऑफ द डोमिनेंट थेवर कम्युनिटी. और ये किसके मेंबर्स हैं? डोमिनेंट, प्रभावशाली, ये मतलब ऊंचा, एक उच्च जाति है वहां की, थेवर कम्युनिटी है, समुदाय है. इस कारण से क्या हुआ? लेड टू द ट्रायल कोर्ट सेंटेंसिंग. लेड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, रिजल्टेड इन. लीड टू, लीड की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है रिजल्ट इन. इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि ट्रायल कोर्ट जो है, जिसने मुकदमा चला था जिस कोर्ट में, उसने सजा दी थी इसके पिता को और 5 हमलावरों को. और सजा किसकी सुनाई थी? टू डेथ. याद रखना, सजा कहां तक की हुई है? मौत की सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, जो भी है, कहां तक की सजा है, उसके सेंटेंस टू लगाते हैं, सेंटेंस टू डेथ. याद रखना, ठीक है. तो इनको मौत की सजा सुनाई थी. रिपीट कर देता हूं, सौभाग्य से वो बच गई और उसने लिखित में बयान दिया अपने पेरेंट्स और साथी लोगों के खिलाफ जो डोमिनेंट थेवर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. और उसके रिटर्न बयान के चलते क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई किसको? उसके पिता को. और 5 हमलावरों को सजा किसकी थी? मौत की सजा सुनाई थी. तो ये हमने डिस्कस कर लिया. आगे देखें. द वर्डिक्ट वॉज अ शॉट इन द आर्म. ये शॉट इन द आर्म एक ईडियम है, एक फ्रेज है. इसका मतलब होता है एनकरेज होना, है ना, प्रोत्साहित होना, एक प्रकार से स्टिमुलस का काम करना, उत्प्रेरक का काम करना. तो वर्डिक्ट सब्जेक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय. इसको देखकर वर्ब लग रही है वॉज. तो वर्डिक्ट वॉज अ शॉट इन द आर्म. ये जो निर्णय आया कोर्ट के द्वारा कि इसके पिता को और जो 5 और लोग थे, हायरलिंग्स थे, उनके खिलाफ जो मौत की सजा सुनाई थी कोर्ट ने, ये निर्णय जो आया था वो एक प्रकार से प्रोत्साहित करने वाला निर्णय था. किसके लिए? फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस. प्रोग्रेसिव सेक्शंस का मतलब वैसे तो प्रगतिशील तबके हैं अगर लिटरल मीनिंग निकालोगे, और वैसे ये वो तबका है समाज का जो कि दलित है, आप कह सकते हो कि जिसको सप्रेस किया जाता है हर बात पर, जिनको दबाया जाता है, जो प्रिविलेज सेक्शन नहीं है, जिनको समाज में अधिकार प्राप्त नहीं है, और कहें कि ये लोग प्रयास करते हैं हमेशा उस लेवल तक पहुंचने की जहां पे समाज इनको स्वीकार करता है, इसलिए इनकी प्रोग्रेस जारी रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव सेक्शंस. तो वर्डिक्ट वॉज अ शॉट इन द आर्म. जो निर्णय आया वो एक प्रकार से प्रोत्साहित कर देने वाला था फॉर प्रोग्रेसिव सेक्शंस. किसके लिए? प्रगतिशील तबकों के लिए. कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग ट्रेंड सेक्शंस, कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग ट्रेंड इन मर्डर्स एंड अटैक्स रिलेटेड टू कास्ट प्राइड. तो कह रहा है कि यहां पे देखो समझने की बात क्या है कि भई ये जो वर्डिक्ट आया कि उसके पिता को मौत की सजा सुना दी गई, 5 जो हायरलिंग्स थे उनको भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया, ये एक प्रकार से एनकरेजिंग था. इसको एनकरेजिंग पढ़ सकते हैं शॉट इन द आर्म को. किसके लिए? प्रोग्रेसिव सेक्शंस के लिए. ठीक है. कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग ट्रेंड. अब ये कंसर्न, ये सेक्शंस जो थे वो कंसर्न थे, चिंतित थे. किस बारे में? अबाउट द राइजिंग ट्रेंड. राइजिंग ट्रेंड का मतलब बढ़ता हुआ रुझान, बढ़ता हुआ चलन. इन मर्डर्स एंड अटैक्स, क्योंकि इनके समाज में क्या था? बढ़ रहे थे चलन हत्याओं के, हमलों के. रिलेटेड टू कास्ट प्राइड, किससे संबंधित? जाति का जो अभिमान है, जाति का जो एक प्राइड है, उससे संबंध में. रिलेट के साथ में टू लगता है. ठीक है. तो कास्ट प्राइड के संबंध में, कास्ट प्राइड के चलते, जाति के अभिमान के चलते हत्याएं और हमलों का जो मामले बढ़ रहे थे इनके समाज में, इससे चिंतित जो समाज था उनके लिए ये एक प्रकार से स्टिमुलस का काम इसने किया इस वर्डिक्ट ने. द एक्सोनरेशन सब्जेक्ट है. एक्सोनरेशन का मतलब होता है एक्विटल, जो शुरुआत में आया था
अनडिजायरेबल एक्विटल, तो इसको एक्विटल के बाद रख सकते हो। दोष मुक्ति को बोलते हैं, नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है आर्टिकल इससे पहले, और TION से एंडिंग वर्ड्स भी नाउन कहलाते हैं। तो ये कह रहा है द एक्सोनरेशन ऑफ कौशल्याज फैमिली इंपीड्स, इसको पढ़ते क्या है, इंपीड, इंपैड नहीं पढ़ेंगे, इंपीड। इंपीड का मतलब होता है हिंडर करना, रुकावट डालना। क्या कहते हैं, हिंडर करना, हिंडर कह सकते हो या रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो, रुकावट डालना। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि द एक्सोनरेशन ऑफ कौशल्याज फैमिली, तो कौशल्या के परिवार का जो ये दोष मुक्ति है, कोर्ट ने कहा कि भाई षड्यंत्र कोई आधार नहीं था, षड्यंत्र सिद्ध नहीं हो पाया और इनको दोष मुक्त कर दिया गया। तो ये जो एक्सोनरेशन हुआ है कौशल्या के परिवार का, इंपीड्स द सोशल एजेंडा, तो ये एक प्रकार से एक्सोनरेशन सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर्ब भी सिंगुलर है, इंपीड्स। तो ये रुकावट डालता है, व्यवधान डालता है, किसमें, द सोशल एजेंडा ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ वीमेन टू मेक मैरिटल चॉइसेस, कि समाज का एक एजेंडा है, समाज में महिलाओं को बराबर का स्थान देने का एजेंडा है, समाज में महिलाओं को स्वतंत्रता देने का एजेंडा है कि वो आज़ाद रहे, वो उनको आज़ादी मिले, किसके लिए, कि कम से कम विवाह की चॉइसेस वो खुद बना सकें अपने लिए। मैरिटल चॉइसेस का मतलब हो गया वैवाहिक विकल्प, वैवाहिक विवाह की पसंद उनकी खुद के अकॉर्डिंग हो, ऐसी आज़ादी उनको मिलनी चाहिए। समाज इस बात को लेकर काम करता है तो उसका एजेंडा रहता है, तो उस एजेंडे के बीच में ये प्रकार का व्यवधान है। ठीक है ना, तो फैमिली को एक्सोनरेट कर दिया गया, तो ये समाज का जो एजेंडा होता है किस चीज़ का, प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम, की स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। स्वतंत्रता किसकी, महिलाओं की, किसके लिए, मैरिटल चॉइसेस बनाने के लिए, कि वो अपने खुद की पसंद से विवाह कर सकती है। ऐसे सामाजिक एजेंडे के बीच में ये प्रकार व्यवधान है, क्योंककि आगे फिर लड़की दो बार सोचकर कदम उठाएगी कि इस बार ऐसा हुआ है तो फिर आगे भी ऐसा हो सकता है कि दोषियों को सजा नहीं होगी। इसको पढ़ते हैं विमेन, WOMAN जो होता है उसको पढ़ते हैं वुमन, और WOMEN होता है, इसको पढ़ते हैं विमेन, याद रखना इसको। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे आपको दे रखा था फेलियर, इसको पढ़ते हैं फेलियर। टू प्रूव द कंस्पिरेसी चार्ज रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जिसने केस दायर किया है, अभियोग पक्ष कह सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल। द फेलियर को देखकर प्रभाव पड़ रहा है यहां पे, ये वर्ब है रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन का मतलब गलत असर पड़ा है, गलत चीजें सामने आई हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन। तो द फेलियर टू प्रूव द कॉन्स्पिरेसी चार्ज, तो यह असफलता जो है किसमें, कि कॉन्स्पिरेसी चार्ज, चार्ज का मतलब आरोप, कि षड्यंत्र के आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं, षड्यंत्र के आरोपों को सिद्ध करने में जो असफलता मिली है, ये दर्शाता है, ये बुरा असर डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किस पर, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन, जो ये केस चल रहा है उस पर, एन इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल पर। बात समझ में आ गई, तो इसका असर बिल्कुल गलत पड़ा जांच पड़ताल पर और मुकदमे पर। प्रोसिक्यूशन मुकदमा मान लीजिए यहां पे। द मेन क्वेश्चन सब्जेक्ट है, दैट अराइजेज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध होगा एंटेसिडेंट पहले वाले शब्द से, इसको देखकर अराइजेज है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि राइज और अराइज में डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा है अब तक राइज और रेज में डिफरेंस क्या है, अब आप बताएं कि राइज और अराइज में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों की फॉर्म्स हैं, तो राइज रोज रीजन होती है, ठीक है ना। राइज की फॉर्म करोगे तीनों तो राइज, फिर सेकंड फॉर्म करोगे तो बनेगा रोज, और थर्ड फॉर्म करोगे तो बनेगा रीजन। इसी प्रकार से अगर अराइज वाली कहानी लेके चलोगे तो अराइज हो गई फर्स्ट फॉर्म, फिर अरोज हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और अरीजन, इसको पढ़ेंगे अरीजन, ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म। दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि राइज रोज रीजन जो यूज करते हैं वो जीरो लेवल से ऊपर उठना है ना, वो ऊपर उठना होता है। कोई जैसे बहुत नीचे है उससे ऊपर उठा, जैसे पानी का स्तर है, जल स्तर है, मानसून के टाइम पे ऊपर उठ जाता है तो उसको बोलते हैं राइज। अराइज जो होता है वो होता है कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आना, सामने आना, ठीक है, उभर के आना, उसको बोलते हैं अराइज। ये वैसे उठना नहीं होता है, किसी लेवल में उठना नहीं है, यह है कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आना। तो कह रहा है जो मुख्य प्रश्न जो सामने आया है, अब यहां पे मुख्य प्रश्न जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसको देखकर हमने लिखा है अराइजेज, क्योंकि क्वेश्चन सिंगुलर है। तो मुख्य प्रश्न जो कि यहां पे अराइजेज जो उठता है, जो सामने आता है, जो अस्तित्व में आता है, ठीक है, इज वो क्या है, इज हु हैड सेंट द एसेलेंट्स, एसेलेंट्स का मतलब हमलावर, कि किसने भेजा हमलावरों को। हु सब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि हु जो भी आंसर आएगा इसका, किसने भेजा, तो आप कहें चिन्ना स्वामी ने भेजा, चिन्ना स्वामी यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट हो रहा है, तो किसने भेजा, किसको, इस एसेलेंट्स को, हमलावरों को, टू एलिमिनेट द कपल, किसके लिए, कपल की हत्या करने के लिए। एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना भी होता है, और एक नई बात यहां से सीख जाना कि एलिमिनेट का मतलब मर्डर भी होता है।
तो कपल की हत्या करने के लिए, दंपति की हत्या, कौशल्या और शंकर की हत्या करने के लिए किसने भेजा था एसेलेंट्स को, हमलावरों को? प्रश्न ये उठता है, मुख्य प्रश्न ये है, इफ नॉट कौशल्याज पेरेंट्स, अगर कौशल्या के माता पिता ने नहीं भेजा तो किसने भेजा? अभी कोर्ट ने जब कहा कि कोई षड्यंत्र का आधार नहीं बनता है और जो कॉन्स्पिरेसी चार्जेस हैं जो उसको प्रूव नहीं किया जा सका है, तो यहां लेखक प्रश्न पूछना चाहता है कि मुख्य प्रश्न ये उठता है कि भैया बताओ कि भेजा किसने अगर इसके माता पिता ने नहीं भेजा? इट इज इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सत्य है। इट यहां पे सब्जेक्ट है, इज यहां पे वर्ब है। ये वास्तव में सत्य है दैट ए कॉन्स्पिरेसी, कि षड्यंत्र जो है ought टू बी प्रूव्ड, तो इस षड्यंत्र को यहां पे ought टू बी प्रूव्ड, मतलब ought आता है वो मोरल एजुकेशन के लिए आता है, मोरल ड्यूटी के लिए आता है, शुड भी आ सकता है, मस्ट भी चाहिए के अर्थ में आता है, लेकिन मोरल ड्यूटी के लिए जनरली हम ought टू का प्रयोग करते हैं। तो ट्रू दैट ए कॉन्स्पिरेसी ought टू बी प्रूव्ड, कि कॉन्स्पिरेसी जो है, षड्यंत्र जो है उसको प्रूव किया जाना चाहिए। याद रखना कि ओट के साथ में टू नहीं होता है, ये गलत हम लोग पढ़ते हैं बचपन से ही कि ओट के साथ में टू नहीं होता है, टू अलग है ये, लेकिन लगेगा। एकमात्र मॉडल है जहां पे इन्फिनिटिव लगता है, एकमात्र मॉडल है जहां पे 2 + V0 लगता है, अन्यथा हर मॉडल के साथ में V0 लगता है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो कह रहा है कि ये वास्तव में सत्य है कि कॉन्स्पिरेसी ought टू बी प्रूव्ड, की षड्यंत्र जो है उसको प्रूव किया जाना चाहिए। पैसिव हो गया ना, बी के साथ थर्ड फॉर्म, थ्रू एन अनब्रोकन चेन, थ्रू जो है वो माध्यम के लिए आता है, किस माध्यम से करें? एन अनब्रोकन चेन, चेन का मतलब श्रृंखला, तो एक अटूट श्रृंखला के साथ, और श्रृंखला किसकी? सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों की, ठीक है। तो एक श्रृंखला, अटूट श्रृंखला किसकी? सर्कमस्टांसेस की, उसके माध्यम से जो कॉन्स्पिरेसी है उसको सिद्ध किया जाना चाहिए। एंड दैट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ, और कह रहा है कि जो मजबूत संदेह है, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, सस्पिशनल संदेह, कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ, वो मतलब स्थान नहीं ले सकता किसका? प्रूफ का। प्रूफ का मतलब सबूत का। दैट स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ, और ये कि जो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, जो आपका बहुत ज़्यादा मतलब संदेह है, आप मान लो शक कितना भी कर लो, कितनी भी मात्रा में कर लो, कितना भी ज़्यादा आपका शक क्यों ना हो, लेकिन वो प्रूफ की जगह नहीं ले सकता। ये बात भी सत्य है, कोर्ट तो प्रूफ को मानता है, सबूतों को मानता है। तो यहां से यहां तक क्या बात की गई है कि ये वास्तव में सत्य है कि कॉन्स्पिरेसी जो है उसको प्रूव किया जाना चाहिए। किस माध्यम से करें? तो सारे परिस्थितियां देखकर और उनको, उनकी श्रृंखला को देखकर, उस आधार पर यहां पे इसको प्रूव किया जाना चाहिए। और ये बात भी सत्य है कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन जो है वो स्थान नहीं ले सकता है प्रूफ का। आप शक कितना भी जाहिर करो, लेकिन प्रूफ अगर है तो ही मान्य होगा कोर्ट में, प्रूफ के बगैर डाउट से चीजें नहीं चलती हैं। आगे देखें, आगे कह रहा है however it is unfortunate that the court treated a peaceful parting of ways in the family soon after their temple wedding in 2015 when Kaushalya gave a written statement before the police that her parents did not interfere with her marital life and her father's complaint that Shankar had abducted her was closed as evidence that her father could not have plotted to attack them। अब एक बात और समझिए, however, हालांकि, ठीक है, ये एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, इसका मतलब विरोधाभास है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन के रूप में काम आता है। हालांकि तो जो बात हुई है उसके बिल्कुल विपरीत बातें करेंगे यहाँ पे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ साथ में ट्रांसलेट करते चलिए, क्योंकि ट्रांसलेशन सिखाना तो मेरा उद्देश्य खैर नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन आना भी तो चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट अल्टीमेटली फोकस्ड होता किस पे है। फिर मैं चाहता तो ये हूँ कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझ जाएं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे, तो उनका आधार भी, शुरुआत में हम लोग जोड़वा की गुणा भाग सीखते हैं बचपन में, तो कैसे आप सम करना कैसे सीखते हो, जोड़वा कैसे सीखते हो, आप लाइनें खींचते हो। मैं कहूँ कि भी 5 के अंदर 3 जोड़ना है, तो फिर बचपन में सिखाया जाता है 1 2 3 4 5, और फिर 3 नीचे 1 2 3, फिर इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से हम सीखते हैं। तो ये एक बेस है, तो इसी बेस को तैयार करवा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार अपने तरीके से इसको सीखें, उसके बाद में खुद अपने हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, वैसा सीख सकते हैं। कुछ चीज़ों का अनुवाद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सेंटेंसेज हैं। तो हावेवर इट इज़ अनफॉर्चुनेट, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है दैट द कोर्ट ट्रीटेड अ पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज। पार्टिंग ऑफ वेज का मतलब है रास्ते अलग हो जाना। तो कह रहा है कि कोर्ट ने जो पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज था फैमिली में, मतलब दोनों के रास्ते अलग हो गए, कौशल्या शंकर अलग चले गए, इनका परिवार अलग हो गया क्योंकि परिवार को स्वीकार नहीं था इनके विवाह को, लेकिन बहुत शांतिमय ढंग से दोनों अलग अलग हो गए। तो कोर्ट ने इस बात को ट्रीट किया। अब देखो इस चीज को जोड़ेंगे बहुत आगे जाकर, किस रूप में ट्रीट किया, ये देखो ये लगा रखा है इसने हाइफन लगा के, ट्रीट किया इस रूप में।
अगर इस चीज को उठा के यहां कनेक्ट कर दोगे तो सीधा सीधा वाक्य का मीनिंग निकल जाएगा। तो ये चीज सीखनी है आपको कि सेंटेंस बहुत लंबा हो सकता है, शुरुआत की लाइन का संबंध अंतिम लाइन से हो सकता है। दिस इज द आर्ट दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। सो हाउएवर इट इज अनफॉर्चुनेट, फिर भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है दैट द कोर्ट ट्रीटेड अ पीसफुल पार्टिंग ऑफ वेज इन द फैमिली, कि परिवार में जो शांतिपूर्ण तरीके से 2015 में इनका विवाह हुआ था, 2016 की घटना है, 2016 में इनको मार दिया गया था, ठीक है। तो 2015 में जो टेंपल वेडिंग हुई थी, मंदिर में जाकर इनका विवाह हो गया था और शांतिपूर्ण ढंग से इनका जो मतलब कह सकते हो कि शादी वादी हो गई, दोनों परिवार मतलब परिवार और शंकर और कौशल्या के रास्ते अलग अलग हो गए, बहुत शांतिमय ढंग से हुआ। तो इस चीज को यहां से यहां तक की बात पढ़ी, इसको अब यहां से पढ़िए। देखो यहां भी लग रखा है ये डैश, यहां भी लग रखा है डैश, मतलब कुछ ना कुछ संबंध है। तो ये कह रहा है इस चीज को एविडेंस के रूप में लिया दैट हर फादर कुड नॉट हैव प्लॉटेड टू अटैक देम। तो कोर्ट ने इसको एक सबूत माना है। क्या सबूत माना है? कि उसके पिता जो हैं कुड नॉट हैव प्लॉटेड, कि वो षड्यंत्र नहीं रच सकते थे। ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर है। किसी भी मॉडल में अगर आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ते हो, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ऐसा कर सकते थे। प्लॉट का मतलब षड्यंत्र रचना ही है, वही कंस्पायर करना है। तो कह रहा है कि उसके पिता षड्यंत्र रच ही नहीं सकते थे उन पर हमला करने का। अटैक देखो फिर से वर्ब है, टू के साथ लग रहा है, तो वर्ब है तो फिर आगे किसी प्रेपोजिशन की आपको जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को सबूत के रूप में लिया कि उसके पिता जो हैं, कौशल्या के पिता जो हैं, वो उन पर किस पर, शंकर और कौशल्या दोनों हो गए, प्लूरल हो गया, इस कारण से दैम है, तो उन पर हमला कर ही नहीं सकते थे, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रच ही नहीं सकते थे। तो ये बात हो गई। अब बीच में क्या है, जब कौशल्या ने एक रिटन स्टेटमेंट दिया, कौशल्या ने एक लिखित में बयान दिया, लिखित में बयान के लिए हमने क्या कहा था, डिपोजिशन एक वर्ड पढ़ा था, ध्यान रखिएगा उसका। बिफोर द पुलिस, इसको पुलिस पढ़ते हैं, हिंदी में पुलिस पढ़ते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में जब जाओगे तो मराठी लैंग्वेज में इसको पुलिस पढ़ते हैं, वो अलग अलग उच्चारण अलग अलग भाषा के अनुसार, इंग्लिश में पढ़ेंगे पुलिस, जिसका अगर फोनेटिक सिंबल पूछ लिया जाए आपको तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो पुलिस इसको पढ़ा जाएगा, उसी के हिसाब से इसको ट्रांसक्राइब किया जाएगा। तो कह रहा है कि व्हेन कौशल्या गेव अ रिटन स्टेटमेंट, जब कौशल्या ने लिखित में एक स्टेटमेंट दिया बिफोर द पुलिस, पुलिस के समक्ष, दैट, अब ये बिफोर का मतलब समक्ष है, पहले नहीं है, ठीक है। तो पुलिस के समक्ष बयान दिया दैट हर पेरेंट्स डिड नॉट इंटरफेयर विद हर मैरिटल लाइफ। इंटरफेयर के साथ में विद लगता है, इंटरफेयर का मतलब हस्तक्षेप करना है। क्या बयान दिया कि उसके पेरेंट्स ने, ये सब्जेक्ट है, देखो वहां कौशल्या सब्जेक्ट था, गेव वर्ब थी, यहां पेरेंट्स सब्जेक्ट है, डिड नॉट इंटरफेयर वर्ब है, कि कौशल्या के माता पिता जो है उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, किस में, उसकी मैरिटल लाइफ में, उसके वैवाहिक जीवन में। एंड हर फादर्स कंप्लेंट दैट, और उसके पिता की जो शिकायत थी, दैट शंकर हैड अबडक्टेड, अबडक्टेड का मतलब होता है किडनैप करना, अबडक्ट का मतलब है किडनैप। तो शंकर इसके कौशल्या के पिता चिन्ना स्वामी हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे एक शिकायत दर्ज करवाई थी, उस शिकायत को भी बंद कर दिया गया, वॉज क्लोज्ड, ठीक है ना। तो कंप्लेंट जो है, कंप्लेंट क्या थी, अब कंप्लेंट सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये कंप्लेंट सब्जेक्ट है, इसको देखकर वॉज क्लोज्ड है, ये सब्जेक्ट है, इसको देखकर ये हैड अबडक्टेड है। शिकायत ये थी कि शंकर ने उसकी बेटी का अपहरण किया है, इस शिकायत को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। ये बात हमने पढ़ ली। तो यहां से यहां तक पढ़ेंगे, फिर नीचे जोड़ेंगे, बीच वाली घटना को पढ़ेंगे, पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, आगे देखिए, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। ऑपर्चुन, ऑपर्चुन का मतलब होता है जो कि फेवरेबल टाइम हो, प्रोपिशियस हो, ऑस्पिशियस हो, शुभ हो, उचित हो, उपयुक्त हो, उसको बोलते हैं ऑपर्चुन। इट इज नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर, तो ये कह रहा है कि ये ह्यूमन नेचर के परे नहीं है, ये मानवीय स्वभाव में ही है। बियॉन्ड करते हो इसका मतलब क्या है कि उसके परे, जैसे मैं कहूं इट इज नॉट बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल के बाहर नहीं है। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो ये कह रहा है कि इट इज नॉट बियॉन्ड ह्यूमन नेचर, की ये मानवीय स्वभाव के परे नहीं है, इसका मतलब ये मानवीय स्वभाव है। क्या स्वभाव है? तो सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, प्रेशराइज करना, दबाना। मानवीय स्वभाव में है क्या? सप्रेस वंस एंगर, की कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, अपने गुस्से को दबाता है। कब? इन पब्लिक, जब सार्वजनिक जीवन में होता है। मीन्स आपको गुस्सा कितना भी आए लेकिन आपकी प्रेस्टीज को लेते, सामान्य व्यक्ति का बता रहा हूं मैं, वे साधु संत भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, प्रकृति होती है, लेकिन सामान्य जो प्रवृत्ति होती है इंसान की वो यही होती है कि जब आपको लोग देखते होते हैं तो उस समय आप गुस्सा जाहिर नहीं करते, गुस्सा मन ही मन रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट लाइफ में आएंगे, जैसे ही आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जिस पर गुस्सा आपको जाहिर करना, तो फिर अपना गुस्सा बिल्कुल फूट कर निकालते हैं, पूरे तरीके से निकालते हैं। तो वही कह रखा है कि ये मानवीय स्वभाव में है कि कोई व्यक्ति जो है अपना गुस्सा दबा लेता है पब्लिक में, एंड स्ट्राइक मतलब प्रहार करता है
है ना, गुस्सा निकालता है एट ए मोर अपॉर्चुन टाइम, जब एक बिल्कुल उपयुक्त समय आता है। तो उपयुक्त समय का इंतजार करते हैं रिटेलिएशन में, प्रतिशोध लेने के में, ठीक है। उपयुक्त समय आया और स्ट्राइक करते हैं। इट इज पॉसिबल टू से, ये कहना संभव है, द कोर्ट कुड हैव टेकन अ डिफरेंट व्यू ऑफ द कोल रिकॉर्ड्स, की जो कोर्ट है, ये जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने, ये ले सकता था। कुड हैव टेकन फिर से आ गया तो ये पास्ट हो गया, ऐसा हो सकता था। तो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता था, एक डिफरेंट व्यू ले सकता था, एक अलग नजरिए से सोच सकता था। किस बारे में? कोल रिकॉर्ड्स के बारे में। वो कोल रिकॉर्ड्स दैट शोड, जिन्होंने दिखाया। अब ये दैट जो है वो कोल रिकॉर्ड्स के लिए है, इसको देखकर ये वर्ब मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो ये शोड इसको देखकर वर्ब है। तो वो कोल रिकॉर्ड जिसने शो किया चिन्नास्वामी बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद द एसेलेंट्स, कि चिन्नास्वामी जो है वो संपर्क में है किसके? एसेलेंट्स के, ठीक है। एसेलेंट्स का मतलब हमलावरों के। तो कॉल रिकॉर्ड्स थे, उसमें बातचीत इनकी रिकॉर्ड हुई थी, तो इससे पता लगता था कि ये हमलावरों के संपर्क में है। एंड विड्रॉइंग मनी क्लोज टू द क्राइम, और जहां पर ये क्राइम हुआ, जहां पर ये अपराध हुआ, जहां पर 33 इंजरीज इन्फ्लिक्ट हुई थी, बताया था ना उसके अंदर, तो उसमें जो मार्केट प्लेस में कैमरे के अंदर सारी वारदात रिकॉर्ड हुई थी, तो उस घटना स्थल के नजदीक एक रिकॉर्ड ये भी था कि विड्रॉइंग मनी, पैसा निकलवाया था अपने बैंक अकाउंट से चिन्नास्वामी ने। तो ये सब बातों की देखकर, इन सबूतों को मद्देनजर रखकर कोर्ट कुछ और निर्णय ले सकता था। तो ये कह रहा है, ये भी कहना संभव है, इट इज पॉसिबल टू से, ये कहना संभव है कि कोर्ट जो है एक डिफरेंट व्यू ले सकता था, अलग तरीके से सोच सकता था कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में। वो कॉल रिकॉर्ड जिन्होंने ये दिखाया कि चिन्नास्वामी जो है वो कांटेक्ट में है किसके साथ? एसेलेंट्स के साथ, हमलावरों के साथ, और उसने पैसा निकलवाया था किससे? कहां से? क्लोज टू द क्राइम, जहां पे क्राइम हुआ था उसके नजदीक से कहीं से पैसा निकलवाया था। तो इन बातों को ध्यान में रखकर भी कोर्ट को निर्णय कुछ अलग ले सकता था। आगे देखेंगे, डिस्पाइट सम फ्लॉज इन इट्स केस। फ्लॉज का मतलब होता है त्रुटि, दोष, डिफेक्ट, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, अपूर्णता। तो कह रहा डेस्पाइट, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, ये काम की बात है और ये काफी बार बता चुका हूं। तो डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है, याद रखेंगे, इसका मतलब के बावजूद होता है। इसके बराबर आप रखते हैं इन स्पाइट ऑफ को, और यहां भी बताता हूं मैं हर बार आपको कि ये तीनों शब्द अलग अलग आएंगे, इन स्पाइट और ऑफ। तो डेस्पाइट सम फ्लॉज इन इट्स केस, तो इस केस में कुछ त्रुटियां होने के बावजूद, कुछ कमियां होने के बावजूद, द प्रोसिक्यूशन इज एक्सपेक्टेड। प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोग पक्ष जिसने केस दायर किया है, उससे यह आशा की जाती है टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, की इस निर्णय, द वर्डिक्ट इसलिए है, अगर आप पूछोगे वर्डिक्ट कौन सा, तो समझ में आएगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय की बात है। इट मींस दैट हैज बिकम डेफिनेट, एंड टू डिनोट द फैक्ट दैट इट हैज बिकम डेफिनेट वी हैव टू अप्लाई डेफिनेट आर्टिकल द, सो दैट इज व्हाई यू कैन सी हियर द हैज बीन यूज्ड। तो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, तो प्रोसिक्यूशन से ये आशा की जाती है, प्रोसिक्यूशन से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपील करेगा इस निर्णय के खिलाफ। तो कह रहा है कि इस केस में कुछ गलतियां हैं, कुछ फ्लॉज हैं, कुछ त्रुटियां हैं, परफेक्ट नहीं है, उस चीज के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोग पक्ष है जिसने केस दायर किया है, उससे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपील करेगा इस वर्डिक्ट के खिलाफ। इट विल बी इन द सोसाइटीज इंटरेस्ट, यह समाज के हित में होगा। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट का रुचि भी होता है, लेकिन हित भी होता है, तो ये समाज के हित में होगा। क्या दैट द सुप्रीम कोर्ट गेट्स टू एग्जामिन, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन करे, वो पूरी जांच करे, द फुल डायमेंशंस ऑफ दिस हॉरिफिक क्राइम। डायमेंशंस का मतलब है एस्पेक्ट्स, पहलू। तो क्या जांच करे? जांच करे सभी पहलुओं की, ऑफ दिस हॉरिफिक क्राइम। हॉरिफिक का मतलब है जो हॉरिबल है, आप कह सकते हो टेरिबल है, भयानक जो ये अपराध हुआ है, उसके सभी पहलुओं की जांच करे सुप्रीम कोर्ट। तो ये समाज के हित में होगा। इट सब्जेक्ट है, विल बी वर्ब है, विल मॉडल है, बी V0 है, बेस फॉर्म है, तो यह समाज के हित में होगा। दैट की द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगाते हैं, दैट हैज बीन टॉट बाय मी व्हेन वी वर जस्ट ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेज, है ना, सेंटेंसेज हिंदी इनटू इंग्लिश। Then I told you that before Supreme Court we have to place the as definite article, तो it will be in the society's interest, यह समाज के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन करे, है ना, वो एग्जामिन करे, जांचे, क्या? सभी पहलुओं की जांच करे। सभी पहलू किसके? इस हॉरिफिक क्राइम के, इस बहुत ही भयानक अपराध के। चलिए बात करते हैं रिवीजन की। तो रिवीजन में देखिए, स्ट्रेन्ड का मतलब है, आप दो मीनिंग निकाल सकते हो, नर्वस और वरीड। भाई सारा रिवीजन है, इसका मतलब आई हैव टोट यू, मैं बता चुका हूं आपको सब कुछ चीज़ें। तो ये स्ट्रेन्ड का मतलब है जब मुसीबत में आप होते हैं, चिंतित होते हैं, नर्वस होते हैं, उसके लिए आता है। फोइल का मतलब होता है विफल करना, कोई प्रयास आप करना चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपको पुल कर लेता है, आपकी लेग्स, मीन्स आपको इंटरप्ट करता है, आपके प्रयास से सफल नहीं होने देता है, उसको बोलते हैं फोइल। इफेक्ट जब वर्ब के रूप में, इफेक्ट प्रभाव होता है, वैसे तो बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन अगर वर्ब के रूप में अगर ये है तो इसका मतलब होता है
घटित होना, ठीक है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो घटना का कारण बनना, कोज बनना। डिस्कंसर्टिंग का बेचैन होता है, वरीड होता है, रेस्टलेस होता है। और डेलिबरेट का जानबूझकर, मतलब कोई चीज़ को प्लानिंग करके करोगे तो उसको डेलिबरेट बोलते हैं। डेलिबरेट को जोड़ दीजिए प्लान्ड से, डिस्कंसर्टिंग को जोड़ दीजिए वरीड से, इफेक्ट को जोड़ दीजिए ब्रिंग अबाउट से, फॉइल का मतलब है थ्वार्ट, स्ट्रेंड का मतलब है नर्वस। स्ट्रेंड का वरीड भी हो सकता था, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से स्ट्रेंड का वरीड भी होता है, नर्वस भी होता है। बात करेंगे ट्रांसलेशन की, तो पहला सेंटेंस है भारत और चीन अपनी विवादास्पद पूर्वी लद्दाख सीमा से सेना हटाने की परस्पर सहमति पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही शुभ संदेश है, सीमा पर फिर से शांति का माहौल बनेगा। भारत और चीन सब्जेक्ट है तो इंडिया एंड चाइना। प्लूरल है चूंकि कर चुके हैं, हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इस कारण हैज हैव, प्लूरल है तो हैव। थर्ड फॉर्म पहुंच चुके हैं तो अराइव्ड। कहां पहुंच चुके हैं, अराइव के साथ लगता है एट। किस पे, परस्पर सहमति, परस्पर को बोलते हैं म्यूचुअल, तो एट अ म्यूचुअल कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब है अग्रीमेंट, कॉन्सेंसस का मतलब क्या है, अग्रीमेंट। सहमति को बोलते हैं कॉन्सेंसस। तो ये परस्पर सहमति पर पहुंच चुके हैं। सहमति किस चीज की, सेना को हटाने की। सेना को हटाने को टू डिसएंगेज। डिसएंगेज कहां से डिसएंगेज होना है, ऑन द डिस्प्यूटेड ईस्टर्न लद्दाख बाउंड्री। तो देख लो अपनी विवादास्पद पूर्वी लद्दाख सीमा से, ठीक है, तो डिसएंगेज ऑन देयर डिस्प्यूटेड, विवादास्पद ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख सीमा, तो ये उनकी किनकी, भारत और चाइना की विवादास्पद जो बाउंड्री है पूर्वी लद्दाख की, वहां से डिसएंगेज होने पर सहमति बन चुकी है। तो भारत और चाइना सब्जेक्ट हुआ, वर्ब आई हैव अराइव्ड, अराइव्ड में लगता है एट, कहां पहुंचे वो जोड़ दिया, किसके लिए, तो डिसएंगेज ऑन देयर डिस्प्यूटेड, ये हो गया वो इलाका जहां से डिसएंगेजमेंट की बात की गई है। आगे देखिए, विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को लगता है कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम की सही तरीके से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। किसको लगता है, पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु कौन है, विश्व चैंपियन, तो वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु। लगता है मतलब फील्स, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब एस जोड़ दिया। क्या जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या योजना बनाई जाए, किसकी योजना बनानी है, टूर्नामेंट के शेड्यूल की, टूर्नामेंट के कार्यक्रम, टूर्नामेंट के शेड्यूल की। तो वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु फील्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द टूर्नामेंट शेड्यूल। आप पूछेंगे कि दैट की कहां चला गया, तो दैट को हमने सीखा है न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान कि दैट लगाओ नहीं लगाओ, अंडरस्टूड होता है, दैट नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, लगाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि वर्तमान में चल रहे अनुबंधों को बनाए रखा जाएगा। अनुबंध जो है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लाइन मैंने वहां से ली है, राजनाथ सिंह अभी गए हुए रशिया, भारत चाइना के मुद्दा जो चल रहा है, गरमा रहा है, तो वहाँ पे डिफेंस डील वगैरह की बात करने के लिए फिर से गए हुए रशिया। वहाँ पे राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का विश्वास दिलाया गया है, मतलब दिलाया गया है किसी के द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस है, और दिलाया गया है कोई भी काम हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़ हैव है, उसका पैसिव है तो हैज़ बीन हैव बीन है। तो मुझे आई हैव बीन विश्वास दिलाना अश्योर्ड, क्या की, तो दैट लगा दिया। कि जो वर्तमान में चल रहे अनुबंध हैं, वर्तमान चल रहे तो मतलब ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, भी कोई भी काम चल रहा है तो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, तो विल बी मेंटेन्ड। अब यहाँ वुड भी हो सकता था अगर यहाँ पे हैड बीन होता, यहाँ पास्ट फॉर्म होती, आई वॉज अश्योर्ड होता, ऐसा कुछ होता, लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट है तो हम इसको आगे को प्रेजेंट ही लेकर चलेंगे, इसलिए उनको रखा जाएगा। ये भी पैसिव वॉइस है, गा मीन्स फ्यूचर है, और फ्यूचर में विल या शैल लगता है। फ्यूचर का पैसिव वॉइस बनाओगे तो विल बी या शैल भी करोगे तो विल बी मेंटेन। मेंटेन का मतलब बनाए रखना। तो मुझे इस बात का विश्वास दिलाया गया तो आई हैव बीन अश्योर्ड, की तो दैट, वर्तमान में चल रहे अनुबंध तो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको क्या किया जाएगा, मेंटेन तो विल बी मेंटेन्ड। क्लियर है। तो ये हमारा सेशन था आज का 24 जून का। उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद आ गया होगा। जरूर से जो बच्चे देख रहे हैं लाइक कर लीजिए इसको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे और हम नए मुकाम हासिल करें। और अगर कुछ नया हासिल करते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ आपके हित में है, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।